साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.के. गोस्वामी, संस्थापक निदेशक यूपी SIFS लखनऊ, आपके समक्ष एक नए कंसेप्ट को लेकर के हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे 3 बिंदुओं पर: मिसकंडक्ट, चीटिंग और फ्रॉड। मैं समझता हूँ कि जीवन के हर पहलू पे कहीं ना कहीं हम इन 3 विषय वस्तुओं से रूबरू होते हैं। मेरी जानकारी में या मेरा अपना अनुभव है, हम सब मानते हैं कि चीटिंग शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे हम बहुतायत में अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे कक्षा में जब परीक्षाएं होती हैं तो बोला जाता है कि चीटिंग हुई, चीटिंग नहीं हुई, इस बच्चे ने उससे चीटिंग कर ली। या कई बार हम अपने जीवन में वैसे भी बोलते हैं कि ये आदमी बहुत चीटिंग करते हैं। फ्रॉड के बारे में भी ऐसा ही है। संभवतः मिसकंडक्ट थोड़ा कम प्रयोग में आता है, लेकिन हम सभी मिसकंडक्ट से भी भिज्ञ हैं, चूँकि ये बिहेवियर का एक बहुत बड़ा भाग है और ये एथिकल सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है, मोरल से भी जुड़ा हुआ है। इन 3 शब्दों में आपस में क्या संबंध है, इनमें क्या अंतर है, कानूनी तौर पर इनका क्या स्वरूप है, किस प्रकार से हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो हमारे अपराध से संबंधित कानून हैं, उनमें किस तरीके से इनकी व्याख्या की गई हैं, इस पे हम आज सूक्ष्म रूप से आपसे चर्चा करेंगे अगले 10 से 12 मिनट में। ये विषय एक और परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है। अक्सर आपने जो मेरी वीडियो हैं उनमें फोरेंसिक मिसकंडक्ट, फोरेंसिक फ्रॉड बोलते हुए सुना होगा। तो साथियों, अगला जो हमारी बड़ा वाला जो कार्यक्रम होता है, जिसका नाम हमने सीरीज़ दिया हुआ है, तो उसकी जो 16वीं सीरीज होगी उसमें हम आपसे फोरेंसिक मिसकंडक्ट और फोरेंसिक फ्रॉड के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं और मेरे बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि मैं लॉ और फोरेंसिक साइंस का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ कि इनके अंदर, इन दोनों शब्दों में, लॉ और फोरेंसिक साइंस जो 2 विषय वस्तुएं हैं, इनके अंतर संबंध होने चाहिए और ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए ये एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कोई भी बात हम करते हैं उसमें हम सजग होकर के करें। क्यों? चूँकि अगर हम ये मान लेंगे कि सब कुछ गॉस्पेल ट्रुथ है, फोरेंसिक साइंस, जैसा मैंने कहा कि साइंस हो सकता है फ्लॉलेस हो, लेकिन उसके जो प्रोसीजर हैं वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं जिसमें गड़बड़ होने के, गलती होने के चांस हो सकते हैं। वो गलतियां अनजाने में हो सकती हैं या वो गड़बड़ियां जानबूझ के हो सकती हैं। वो मिसकंडक्ट भी हो सकता है, वो फ्रॉड भी हो सकता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की हमारा जो विषय वस्तु है साथियों, वो है इन 3 शब्दों को समझना, उसका कानूनी पक्ष को समझना और ये जानना कि इनमें अंतर संबंध क्या है, इनमें आपस में अंतर क्या है और इनमें कॉमनलिटी क्या है, समानता क्या है। तो समानता और विभिन्नता, इन 3 शब्दों में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। मिसकंडक्ट, चीटिंग, फ्रॉड, ए सटल कंपैरिजन, इनका तुलनात्मक अध्ययन आज हम करेंगे अगले 10-12 मिनट में। साथियों, इससे पहले कि हम इसके अंदर गहराई से जाएं, तो मैं कुछ शब्दावली आपको बताना चाहता हूं जो इन 3 शब्दों के लिए समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये किसी भी रूप में, आप अगर लॉ के विद्यार्थी हैं, आप अध्यापक हैं, आप कोर्ट में काम करते हैं, चाहे जज के रूप में या एडवोकेट के रूप में या प्रोसिक्यूटर के रूप में, ये जो स्लाइड मैंने बनाई है ये बहुत ही प्लान ढंग से की गई है ताकि आप इसको गंभीरता से समझ सकें। तो एक शब्द है डिसऑनेस्टली। जो नया हमारा कानून 1 जुलाई 2024 से आया है, पुरानी जो हमारी IPC थी, इंडियन पीनल कोड 1860, उसको समाप्त करते हुए
1 जुलाई से हमारा जो नया पिनल कोड आया है उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसकी सेक्शन जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर डिसऑनेस्टली को डिस्कस किया गया है, डिफाइन किया गया है। उससे पहले जो हमारी आईपीसी थी उसमें सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली को डिफाइन किया गया था। तो देखते हैं डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है। डिसऑनेस्ट होना, ये शब्द हमने सुना है, तो डिसऑनेस्ट क्या होता है। अब आप समझिए इसके इंग्रेडिएंट क्या है डिसऑनेस्ट होने के लिए। पहला है डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन। तो एक तो इंटेंशन होनी चाहिए। अब आपको मैंने बहुत पहले करीब 6-7 महीने पहले या और भी ज़्यादा, अगर आप हमारा YouTube देखेंगे तो उसमें संभवतः पहला ही जो सीरीज़ थी वो लेट अस नो अबाउट क्राइम या व्हाट इज क्राइम, उसमें मैंने आपको 4 सीढ़ियाँ बताई थी, 4 सोपान बताए थे कि कोई भी हम क्राइम करते हैं या कोई भी क्राइम जो होता है उसको क्राइम के 2 हिस्से होते हैं। पहला है मेंसरिया, यानी कि हमारी मानसिक जो हमारा सोच है क्या वो आपराधिक दृष्टि से किया गया काम है, और दूसरा है एक्टस रियस, यानी कि आपका दिमाग में अपराध की बात होनी चाहिए और उसको कारित करने के लिए आपने कुछ किया होना चाहिए, यानी कि हाथों का और दिमाग का संगम होगा तब अपराध होगा। आप सोचेंगे अपराध करने के लिए और आप उसे कारित करेंगे तब संगठन होगा अपराध का। तो अपराध के 2 जो क्राइटेरिया हुए वो क्या क्या है। पहला है मेंसरिया, मानसिकता क्राइम के लिए, और दूसरी है एक्टस रियस, अपराध करने के लिए क्रियान्वयन। ठीक है, इसमें जो मानसिक जो स्थिति है या जो उसका इंटेंशन कह सके, उसके 4 सोपान मैंने बताए थे। पहला था सबसे ग्रेव जो होता है वो है इंटेंशन, उस काम को करने की इच्छा। मान लिया किसी व्यक्ति ने सोचा कि मुझे इस घर में लूट करनी है, तो ये जो विचार आया ये इंटेंशन हो गई। पहला सबसे पहले जो सोपान का जो सबसे शीर्ष जो तरीका है, और यही तरीका होता है जब कोर्ट किसी अपराध को डील करते हैं तो। ठीक है, जब हमारे न्यायाधीश चाहे वो ट्रायल कोर्ट में हो चाहे हायर कोर्ट में हो। ठीक है, तो पहला हुआ इंटेंशन, दूसरी हुई नॉलेज, तीसरी है रेकलेसनेस और चौथा है नेग्लिजेंस। इन चारों शब्दों को अगर आपको गहराई से जानना है तो आप YouTube में जाइए मेरा नाम टाइप करके, और वहाँ पे जो पहली सीरीज है व्हाट इज क्राइम उसको देखिए तो डिटेल में आपको पता चलेगा। मेरा यहाँ जो आपको आशय बताने का था कि जो भी डिसऑनेस्टली या डिसऑनेस्टी से काम करेगा उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। अगर वो बिना इंटेंशन के काम करता है तो हम उसको डिसऑनेस्ट नहीं कह सकते। तो सेक्शन 24 जो पुरानी थी और नई सेक्शन जो अब बन गई है, जो डेफिनेशन क्लॉज में आ गई है, उसका सेक्शन 2 का सबसेक्शन 7 में क्या है। पहला पॉइंट कि आपका इंटेंशन होनी चाहिए डिसऑनेस्ट होने के लिए। नंबर 2, किस काम के लिए, रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन का मतलब है जो चीज मुझे नहीं मिलनी चाहिए उसे पाने के लिए। मान लिया मैंने किसी के साथ चीटिंग की, तो कोई पैसे के लिए, कोई प्रॉपर्टी के लिए, किस चीज के लिए, तो अभी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को अभी हम अगली सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ अभी हम चीटिंग की बात कर रहे हैं, तो पहला होना चाहिए इंटेंशन। दूसरा, किस लिए वो इंटेंशन होनी चाहिए, रॉन्गफुल गेन के लिए या दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस करने के लिए। किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस, वैधानिक रूप से किसी को नुकसान पहुंचाना, वैधानिक रूप से अपना लाभ पाना, जो असंवैधानिक है, असंवैधानिक ढंग से। ठीक है, और उससे क्या होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति का नुकसान होना चाहिए। तो 3 इंग्रेडिएंट हुए। पहला हुआ इंटेंशन, दूसरा हुआ एक्शन। क्या एक्शन होना चाहिए, टू क्रिएट रॉन्गफुल गेन टू हिमसेल्फ और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। ठीक, ये अगर 3 इंग्रेडिएंट होंगे तो आप उसको डिसऑनेस्ट एक्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है इंपॉर्टेंट बात, वो है फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है साथियों, डेफिनेशन क्लॉज में आ गया है
पहले ये सेक्शन 25 थी, तो पहले 24-25 थी आईपीसी में, अब क्या हो गया, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 7 डिसोनेस्ट, और सेक्शन 2 का सबसेक्शन 9 ये हो गया फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट में क्या है, डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड, यानी कि अगर फ्रॉड करने के लिए कोई भी आप इंटेंशनली काम करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, फ्रॉडुलेंटली। अब आप कहेंगे फ्रॉड क्या है, फ्रॉड पे अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हम यहाँ इन दो शब्दों को समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि रॉन्गफुल गेन क्या होता है। रॉन्गफुल गेन का मतलब यह है कि जिस चीज के लिए आप वैधानिक रूप से एंटाइटल नहीं हैं उस चीज को पाना। मान लिया आपने किसी को धोखा दे करके और उससे कोई प्रॉपर्टी अपने नाम लिखा ली, या उससे कोई पैसा दे करके उससे पैसा ले लिया कोई धोखा दे करके, तो आपने रॉन्गफुल गेन किया, उसके लिए आप एंटाइटल नहीं थे और उसका दूसरे आदमी का लॉस हो गया। तो ये रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन है, ठीक है। पहले क्या था कि ये दोनों वर्ड रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, ये दोनों ही सेक्शन 23 आईपीसी में इसके डिफाइन किए गए थे, दोनों एक साथ रखे गए थे, रॉन्गफुल गेन भी और रॉन्गफुल लॉस भी। लेकिन अब ये अलग अलग कर दिए गए हैं। जो नया हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है उसमें सेक्शन 2 जो डेफिनेशन वाली है उसके सब सेक्शन 36 में रॉन्गफुल गेन है और सब सेक्शन 37 में रॉन्गफुल लॉस है। एक चीज़ और समझिए ध्यान रखने के लिए, देखिए इसमें डिसऑनेस्टली का डी पहले आएगा अल्फ़ाबेट में, इसलिए ये सब सेक्शन 7 है। फ्रॉडुलेंटली में एफ उसके बाद है, वो सब सेक्शन 9 है। इसी तरीके से रॉन्गफुल तो दोनों में कॉमन है, तो इसमें गेन का जी अल्फ़ाबेट में पहले आया, इसलिए वो सब सेक्शन 9 हुआ और सब सेक्शन 36 हुआ, और लॉस जी के बाद आएगा, इसलिए सेक्शन 37 में। इसलिए ये बात आपको याद कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि सब सेक्शन जो होती हैं या सेक्शन है उनको याद कैसे करें, कोई ना कोई आप उसका सिस्टम बनाइए ताकि आपको जब आपको रिप्रोड्यूस करना होता है एग्जाम में तो वो आपको याद हो सके। तो मैं समझता हूँ अब आप डिसऑनेस्टली हमने समझा, फ्रॉडुलेंटली समझा, रॉन्गफुल गेन समझा, रॉन्गफुल लॉस समझा। अब चलते हैं दूसरा जो शब्द है वो है चीटिंग। चीटिंग हमारा आज का विषय वस्तु भी है। पहला था मिसकंडक्ट, दूसरी थी चीटिंग। चीटिंग जो है अगर हम नया प्राविधान देखें भारतीय न्याय संहिता 2023 तो उसमें सेक्शन 318 से लेकर के और 323 में चीटिंग को रखा गया है भारतीय न्याय संहिता में। और उससे पहले कहाँ थी ये, आईपीसी में 415 से लेकर के और 420 तक। आप याद करिए इवन फिल्म भी बनी है 420, तो 420 फिल्म का जिसे कहते नहीं है देहाती कहावत में कि 420 है ये तो आदमी, ठीक है। तो आप समझिए कि जो हमारी सेक्शन थी आईपीसी में वो इस तरीके से लोगों ने उसको आत्मसात किया। जैसे आपको याद होगा कई बार हम अपने अब एक मूवी भी बनी है, ये दोनों ही मूवी बनी है, 420 भी बना है और एक बनी है 10 नंबरी। 10 नंबरी में क्या होता था साथियों कि जो व्यक्ति एब्सकॉन्डर होते थे, जो बहुत रिकॉर्ड पे आए हुए अपराधी होते थे, उनका जो सेक्शन था पुलिस के जो रेगुलेशन थे उनमें उसका जो सेक्शन था वो सेक्शन 10 था, इसलिए उसको 10 नंबरी बोलने लगे। थाने पे हमारे जो मुंशी लोग रहे होंगे या वो है, उन्होंने उसका नाम रखा 10 नंबरी रजिस्टर, और लोगों में वो शब्द चला गया कि अगर किसी को 10 नंबरी बोलते हैं तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो इस तरीके से कानून की जो धाराएं हैं एक लंबे समय के लिए जब वो समाज में प्रयोग होने लगती हैं तो वो आत्मसात हो जाती हैं, वो हमारे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा हो जाती हैं। तो मैं वो कुछ उदाहरण बता रहा था आपको। चीटिंग शब्द जो है वो सेक्शन 318 में डिफाइन किया गया है। उसके इंग्रेडिएंट देखते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा साथियों, जब भी आप कानून को पढ़ें, कानून जानना चाहें तो उसको हमेशा विभाजित करिए। विभाजित से मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए उसके अवयव क्या क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं। तो मैंने उसको उसी तरीके से करने की कोशिश की है। पहला अवयव क्या है उसका, पहला घटक क्या है, पहला फैक्टर क्या है,
पहला इंग्रेडिएंट क्या है चीटिंग का, वो है डिसीविंग एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को धोखा देना। डिसीव होना चाहिए तब चीटिंग होगी। किस तरीके से करें? या तो डिसऑनेस्टली तरीके से, तो जो सारी चीजें हमने कहा था उसमें इंटेंशन भी होनी चाहिए, उसमें रॉन्गफुल गेन होना चाहिए या रॉन्गफुल लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो डिसीव शब्द होना जरूरी है। धोखा दे करके आप किसी व्यक्ति को इंटेंशनली अगर ऐसा कार्य करते हैं या उसे कराने के लिए बोलते हैं जिससे उस आपको तो कोई ना कोई इलीगल या अनएथिकल लाभ मिले और उस व्यक्ति का नुकसान हो, तो ये पहला इंग्रेडिएंट हुआ। दूसरा, इंड्यूसिंग द पर्सन टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी। आपने कहा कि आप इस सामान को जो है आप मेरे घर में रख जाइए, नहीं तो ये चोरी हो जाएगा, या कुछ और इस तरीके से कोई आपने उसको ऐसा माहौल क्रिएट किया। या कई बार आपने देखा होगा कि पुराने समय में या अभी भी कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि माता जी बुजुर्ग महिला हैं घर में, माता हो सकती हैं, दादी हो सकती हैं, उनसे कहा कि हम आपकी जो आपके आभूषण हैं उन्हें हम साफ कर देंगे, चमकने लगेंगे, ठीक है। अब वो बहुत समझदार ना होने की वजह से या कई बार अज्ञानता की वजह से या उस धोखे में आकर के, और उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने उसमें केमिकल डाल दिए और बहुत सारा जो आभूषण थे वो उसमें केमिकल में डिजॉल्व हो गए। अब जब वो डिजॉल्व हो जाएगा ऊपर का हिस्सा तो वो चमकने लगेगा, अंदर का हिस्सा तो वो माता जी या जो भी घर में लोग हैं वो समझेंगे कि हमारे ये जो है इन्होंने साफ कर दिए, और वो उसमें बहुत सारा जो पार्ट था उस आभूषण का जो वैल्यूएबल था उसको डिजॉल्व करके वो अपने साथ ले गए। तो ये क्या हुआ? इंड्यूस द पर्सन टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी और कंसेंट टू डू सो। तो आपसे उन्होंने कहा कि हम आपको ये जो सामान है, ये 100 रुपये का सामान हम आपको 50 रुपये में दे देंगे मान लिया, और आप उसके झांसे में आ गए। तो जो चीटिंग है वो झांसा है एक तरीके से। तो झांसे में आप समझते हो कि किस किस तरीके से लोग ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिससे आपको यकीन हो जाए और आप उस काम को करने के लिए सहमति दे दें। अगला काम क्या है इसमें जो तीसरा हुआ, वो है सच एक्ट कॉज डैमेज और हार्म। उससे क्या होना चाहिए? दूसरी पार्टी है जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो विक्टिम है, उसको कोई ना कोई लॉस होना चाहिए। और लॉस किस तरीके का होना चाहिए या हार्म किस तरीके का होना चाहिए? वो बॉडीली हो सकता है, उसके शरीर को कोई चोट हो सकती है। मान लिया किसी ने कहा, चोट पहुंचाने वाली बात पे मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लिया किसी ने कहा कि देखो ये तो जो नीचे जो है आप कूद जाइए यहाँ से, नीचे तो बहुत सॉफ्ट लैंड है या नीचे कुछ पड़ा हुआ है ऐसा जिससे आपको कोई चोट नहीं लगेगी, या कोई इस तरीके से उसको हार्म पहुंचाने की दृष्टि से, और उसने कोई ऐसा बात कही जिससे कोई बच्चा या कोई बड़ा व्यक्ति वो कूद जाता है किसी दीवार से या किसी पेड़ से या किसी से, ठीक है, और उससे उसको बॉडीली इंजरी हो जाती है। हो सकता है कि किसी बात से उसको मानसिक आघात लगे, माइंड रेपुटेशन उसकी डैमेज हो सकती है उस चीटिंग से। मान लिया आपसे कोई ऐसा काम करा दिया जिससे आपकी पब्लिक में जो ख्याति थी वो डैमेज हो गई, या आपकी कोई प्रॉपर्टी चली गई। तो चीटिंग में हमेशा ये ध्यान रखना है, चीटिंग केवल प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं होती है। चीटिंग में आपकी बॉडी को कोई नुकसान हो सकता है, आपके किसी नियर डियर की बॉडी को नुकसान हो सकता है, आपके मानसिक आघात लग सकता है, आपको आपकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, और आपकी प्रॉपर्टी को लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चीटिंग का हिस्सा हैं साथियों। अब फ्रॉड पर आते हैं, यह है तीसरा शब्द। फ्रॉड क्या है? फ्रॉड को अगर हम अपनी आईपीसी में या भारतीय न्याय संहिता में देखें तो ये जगह जगह मिलता है। फ्रॉड शब्द को अगर आप पीडीएफ लेकर के और उसमें डालें तो ये कई जगह मिलेगा आपको, लेकिन इसकी डेफिनेशन और जो कॉन्क्रीट उसके बारे में जहाँ पे इसको एक जगह समाहित किया गया है वो सेक्शन है 421 से लेकर के 424, जो अभी हमारी नई भारतीय न्याय संहिता है उसमें, और पुराने समय का जो हमारी इंडियन पीनल कोड है जो अब समाप्त हो गई है 1 जुलाई से पहले, यानी कि 30 जून 2024 तक लागू थी, उसमें 335 सेक्शन से लेकर के 344 तक फ्रॉड के बारे में बात करता है। हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आज की समय में वो है सेक्शन 336, वो फोर्जरी है। ये
गलत लिख दिया गया है, BNSS नहीं है, ये भारतीय न्याय संहिता है। BNS ठीक है, ये एक एस इसमें गलत लग गया है, भारतीय न्याय संहिता। इसमें फोर्जरी क्या है? फोर्जरी में जब भी हम कोई फोर्ज बात करेंगे, फोर्ज में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट का अक्सर प्रयोग होगा। डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई सील हो सकती है, कोई और इस तरीके की कोई पिक्चर हो सकती है, या कोई और इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में कोई प्रेजेंटेबल चीज़ हो सकती है जिसमें डॉक्यूमेंट भी है। इससे भी वो इंजरी कॉज होगी जो पीछे हम बात कर रहे थे, जो हमने कहा कि आपका जो डिसऑनेस्टली वाला था या जो चीटिंग वाला था, और इसमें विद इंटेंट टू फ्रॉड। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इनके कुछ कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो हम अगली वाली स्लाइड में देखेंगे कि इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके से सेक्शन 344 जो है भारतीय न्याय संहिता का, वो है फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर मान लिया कोई क्लर्क हैं या कोई और व्यक्ति है जिसके पास में सरकारी या प्राइवेट डॉक्यूमेंट, कोई कस्टोडियन है, ठीक, और वो उसके डॉक्यूमेंट्स में या अकाउंट में कोई हेरा फेरी कर देते हैं जिससे कोई लॉस हो, और वो हेरा फेरी किस पर्पज से? ताकि फ्रॉड कर सकें। और फ्रॉड के लिए क्या जरूरी है? रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। तो फ्रॉड जो है एक तरीके से एक ब्रॉड शब्दावली है। अपराध का जो आयाम है वो बड़ा हो जाता है कंपैरेटिवली, और इसमें किसी ना किसी रूप में डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा प्रेजेंटेबल कोई ना कोई आइटम होगा जिसको वो मैनिपुलेट करेगा, और जो मैनिपुलेट है उसको ओरिजिनल की तरह दिखाएगा। जैसे मान लिया कोई मार्कशीट है किसी की, ठीक है, उसमें उसने जो पहले 40 नंबर थे उसको 80 कर दिया, ठीक। अगर व्यक्ति खुद करता है, जिसके पास वो है, जो मान लिया स्टूडेंट ने कर लिए, ठीक है, तो वो किस में आएगा? वो आएगा फोर्जरी, उसमें फोर्जरी में। और अगर उसको कोई व्यक्ति जो कस्टोडियन है, मान लिया ये मार्कशीट किसी यूनिवर्सिटी में किसी बाबू के पास है जिसके पास उसका कंट्रोल है, और वो बाबू अगर उसमें फोर्जरी करने में लगते हैं तो उसके लिए सेक्शन बदल जाएगी, तब वो कहाँ जाएगी? सेक्शन 344 में। तो ये दोनों का अंतर आपको समझना होगा, ठीक। अब थोड़ा सा हम इसका कॉमन एलिमेंट क्या है इनके। जो मिसकंडक्ट है, मिसकंडक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मिसकंडक्ट नॉर्मली आपका कंडक्ट के बारे में है, और वो अपराध से थोड़ी सी लोअर श्रेणी में आता है। सारे मिसकंडक्ट को जरूरी नहीं है कि आप कोई अपराध की दृष्टि से देखें, उसमें एथिकल वैल्यू ज़्यादा होती हैं, एथिक्स ज़्यादा रहता है, जो समाज में जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका वायलेशन होता है। तो इस पर अभी हम जब चर्चा कर लेंगे तो मैं समझता हूँ आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो कॉमन एलिमेंट है आपका, मिसकंडक्ट हो, चीटिंग हो या फ्रॉड हो, इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है? वो है डिसेप्शन। आप कोई ना कोई इस तरीके का काम करते हैं जिससे एक्चुअल बात कुछ और है, एक्चुअल वस्तु कुछ और है, एक्चुअल फैक्ट कुछ और है, लेकिन उसे आप दिखाते हैं दूसरे ढंग से, डिसीव करते हैं, किसी को धोखे में रख करके कोई काम कराते हैं। धोखा शब्द जो है ये तीनों में ही कॉमन चीज़ है, यानी कि वास्तविकता में कुछ और चीज़ है और दिखाई कोई और चीज़ जा रही है, ठीक। जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा, ये बहुत बार शिकायतें मिलती थी ऐसी समाज में, मूवी में कई बार देखते हो कि कोई शादी से पहले जो लड़कियों को दिखाने का प्रचलन था कि लड़की दिखाई कोई और शादी किसी और से हुई, ऐसी मूवी में भी कई बार आपको मिलता है। तो इस तरीके के बहुत से डिसेप्शन भी आपको मिलेंगे समाज के अंदर, जो कॉमन प्रैक्टिस में है, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये जो हमारा डिसेप्शन शब्द को अगर आप देखें, डिसीव शब्द का कहीं कोई हमारी ना तो आईपीसी में कहीं कोई उसका विवरण या कोई डेफिनेशन मिलती है, और ना ही हमारा भारतीय न्याय संहिता में इसका कोई उल्लेख मिलता है, ठीक। ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? ये एक्चुअली डिसऑनेस्टी और फ्रॉडुलेंट, इन दोनों शब्दों से ड्राइव होता है। यानी कि डिसऑनेस्टी में भी क्या है? डिसेप्शन है,
धोखा है और फ्रॉडुलेंट में भी धोखा है। ये मिसलीडिंग है, आप किसी को मिसलीड करते हैं, मिसलीड के साथ साथ किसी चीज़ को कंसील करते हैं, सच्चाई कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। इसी तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है कि जो फैक्ट हैं वो कुछ और हैं और जो दूसरा व्यक्ति है वो कुछ और समझ रहा है। इस तरीके से आपने प्रेजेंट किए कि वो एक्चुअल कुछ अलग है और उसको आप रिप्रेजेंट किसी दूसरे ढंग से समझ रहे हैं। और सारा का सारा ये जो कृत्य है ये धोखा देने के लिए, यानी कि जैसे आप गए या कोई व्यक्ति आया और आप जैसे बाजार में, मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, जैसे मैं लखनऊ में हूँ, आप कहीं किसी बाजार में गए, ये अक्सर कई बार हो जाता है हम सबके साथ, फल खरीदने गए आप, ठीक है, और आपने बढ़िया अच्छे अच्छे आम या अमरूद निकाले और आपने एक पॉलीथीन में रख दिए वो, और आपने कहा कि भाई 2 किलो दे दो, और 2 किलो जो उसने तोल दिए, वो तोल करके उसकी पॉलीथीन को बांध दिया और आप पैसा निकालने के लिए अपना पर्स निकाला और पैसा दिए उसको, 100 रुपया 200 रुपया जो भी उसकी कॉस्ट हुई, और आपने पॉलीथीन उठाई और चले गए, घर चले गए। घर जाके देखा कि अरे ये तो पॉलीथीन में कुछ और ही है। और ये अक्सर होता है, आप भी जानते होंगे, मैं किसी बाजार का या किसी जगह का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बार हमारे साथ होता है, चाहे हम किसी भी शहर में रह रहे हैं, तो इस टाइप की चीज़, ये छोटी चीज़ हो सकती है लेकिन है तो फ्रॉड ना, ये डिसीव करने की बात है। तो डिसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उससे आपको आघात पहुंचेगा, इंजरी होगी, वो आपको लगेगा कि भाई ये तो बड़ा विश्वासघात करते हैं, तो आप मन मन में कोसेंगे। अब कुछ लोग होंगे वो दोबारा जाके फिर वहाँ जाके पहुँचेंगे बदलने के लिए, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट हुआ। तो अगर हम इनको थोड़ा सा क्रिस्टलाइज करूँ मैं, अगर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, अब तक तो मैंने कॉमन आदमी के लिए बोला था, अगर हम इसका असेंशियल इंग्रेडिएंट देखें तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, आपने दिखाया कुछ, वास्तविकता में कुछ। आपको ये नॉलेज है, अनजाने में नहीं हुआ है। कई बार ऐसा हो सकता है कि वहाँ 10 पैकेट रखे हुए थे और गलती से दूसरा उठा के चला गया हो या उठा के दे दिया हो, ये नहीं है। आपको इस बात का अच्छी तरह इल्म है, जानकारी है कि जो देने वाला है या जो फ्रॉड करने वाला है या जो डिसेप्शन करने वाला है, उसे पता है कि मैं इसको गलत सामान या गलत चीज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ या दे रहा हूँ। तो ये नॉलेज में है वो फॉल्सिटी जो है, ठीक है। इसे सेंस्टर भी बोलते हैं। इंटेंट टू डिसीव, ये इंटेंशनली कर रहा है, वो ऐसा नहीं अनजाने में नहीं हुआ है। और उस पर वो बेचारा जो विक्टिम है वो भी विश्वास करता है कि भाई ये जो कह रहे हैं, आपने उसको उठा के दिया, उसने विश्वास मान लिया आप पे कि ये वही पैकेट है, वही सामान है जो हमने खरीदा, लेकिन सामान उसमें दूसरा है। इंड्यूस टू टेक सम एक्शन बाय द विक्टिम, कई बार जैसे मैंने बताया कि किसी बच्चे को कहा कि तुम नदी में कूद जाओ, कोई चिंता नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूँगा, या नदी में पानी ज़्यादा नहीं है, बच्चा उतना समझदार नहीं है, और उसने आपका बात मानते हुए और वो एक्शन कर दिया और उससे उसको हार्म हो गया। ये फिर अगला वाला हुआ। तो ये जो मेन 6 जो इसके इंग्रेडिएंट हैं, ये सभी में कॉमन होंगे, ठीक, बात क्लियर हुई। अब इसके अलावा इनमें सभी में एथिकल पॉइंट भी है, लेकिन एथिकल पॉइंट जो है, मिसकंडक्ट में एथिक्स ज़्यादा है, क्राइम कम है। चीटिंग में क्राइम बढ़ता जाता है, एथिक्स पीछे चला जाता है, क्राइम वाला पार्ट बढ़ जाएगा, और फ्रॉड में वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज तीनों में रहती हैं, उनका एलिमेंट वेरी करेगा, ये बात अलग है, ठीक है। इंटेंशन कॉमन है, ठीक, या नेग्लिजेंस, जो मैंने 4 चीज़ें बताई थी ना, याद करिए। इंटेंशन, नॉलेज, तीसरा याद करो, थर्ड रेकलेसनेस, और चौथा नेग्लिजेंस। दूसरा है पोटेंशियल फॉर कॉजिंग हार्म, ये क्लियर है। तो ये जो 4-5 पॉइंट मैंने बताए, डिसेप्शन, एथिकल स्टैंडर्ड का ब्रीच या रूल का ब्रीच, इंटेंशन और नेग्लिजेंट, और पोटेंशियल फॉर कॉजिंग हार्म, ये सभी 4 जो हमारे 3 चीज़ें थी, मिसकंडक्ट, चीटिंग और फ्रॉड, इनमें कॉमन है, उनके एलिमेंट्स बदल सकते हैं। अब हम थोड़ा इस पर एक कंपैरिजन करते हैं, इसका चार्ट में कंपैरिजन से आपको क्लैरिटी और आ जाएगी। ये मैंने आपको इसलिए बताने की कोशिश की है साथियों कि ये स्टूडेंट्स के लिए, जब भी कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस आप पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफेंस में ये जो आज का जो हमारी चर्चा है,
ये आपको बेस लाइन देगी। बिना इन चीज़ों को समझे हुए आप प्रॉपर्टी ऑफेंस को ठीक ढंग से नहीं समझ सकते, चाहे वो रॉबरी है, डकैती है, या और भी बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो इन 3 बिंदुओं से आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इस पे अब हम थोड़ा इनका कंपैरिजन करते हैं। तो पहला देखते हैं हम डेफिनेशन में। ये चार्ट आपको पूरा एक सारा क्लियर कर देगा, ये पूरी पूरी स्लाइड। ये सारी स्लाइड में अभी आज शाम को या कल तक इसका आपको, अगर आप रिसर्च गेट पे हों, मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा जो थोड़े भी एजुकेशन में या एकेडमिक में या इस तरीके का जो वो रखते हैं, वो लिंक्डइन और रिसर्च गेट, इस पे अपने आप को मेंबर ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है और उसमें आपको बेहतर किस्म के संवाद मिलते हैं, फैक्ट्स मिलते हैं, जानकारियाँ मिलती हैं और आप अपने नॉलेज को, अपने सब्जेक्ट को, अपने फील्ड को बेहतर बना सकते हैं, लोगों से आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो वहाँ में रिसर्च गेट पे आपको मेरा और भी बहुत से कंटेंट मिलेंगे, वहाँ मैं आपको इसको अपलोड कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं डेफिनेशन देखते हैं मिसकंडक्ट क्या है। अब ये जैसे मैंने बताया, इसमें मिसकंडक्ट, कंडक्ट आपके बिहेवियर के लिए है, उसे आप मिस कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आप अपने कंडक्ट को जब गलत करते हैं तो वो मिसकंडक्ट का हिस्सा बनती है। तो ये कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर और अनएथिकल कंडक्ट है, आपका बिहेवियर है ये। इसमें आप कोई ना कोई रूल का वायलेशन करते हैं। ये रूल सामाजिक भी हो सकता है, ये कानूनी भी हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई रेगुलेशन हो सकती है, किसी संस्था की रेगुलेशन है, ठीक। तो कोई संस्था की रेगुलेशन हो सकती है, कोई कानून हो सकता है, कोई रूल हो सकता है, कोई समाज के नियम कायदे हो सकते हैं। उनको जब आप ब्रीच करते हैं तो वो मिसकंडक्ट का पार्ट बनेगा, ठीक। अगर हम चीटिंग को देखें तो क्राइम का एलिमेंट बढ़ेगा। यहाँ क्या आएगा? यहाँ डिसऑनेस्टली आ जाएगा, यहाँ अनलॉफुल गेन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डिसऑनेस्ट वाला पार्ट ज़्यादा होगा और जब हम फ्रॉड की तरफ जाएंगे साथियों तो वहाँ फ्रॉडुलेंटली शब्द का प्रयोग ज़्यादा होगा। फ्रॉडुलेंट शब्द जो है वो हायर डिग्री है। ये वायलेटिंग इंटीग्रिटी ऑफ प्रोसेस, किसी भी जो एक व्यवस्था है, जो एक प्रोसेस है, उसका इंटीग्रिटी को वायलेट करता है। अब जैसे मैंने कहा कि फ्रॉड को अगर देखें तो फ्रॉड में डेलिब्रेट एक्ट है, डेलिब्रेट एक्ट इनमें भी है, लेकिन एलिमेंट बढ़ता जाएगा ऑफ डिसेप्शन फॉर सिक्योरिंग अनफेयर अनलॉफुल गेन। जो चीज़ें यहाँ थी इसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ फाइनेंशियल गेन होना चाहिए। फ्रॉड में फाइनेंस का होना जरूरी है। और भी चीज़ें हो सकती हैं, उसको आपको उसकी बॉडी को भी चोट पहुंचा सकते हैं, रेपुटेशन को भी पहुंचा सकते हैं। मान लिया सपोज करिए, आपने, एक उदाहरण देता हूं मैं, आप इससे समझिए, इसमें फ्रॉड भी मिलेगा, आपको चीटिंग भी मिलेगी, आपको और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिलेंगे। सपोज करिए आपने, जो आजकल समाज में ये बहुत ज़्यादा फैल भी रहा है, आपने बहुत सारे ऐप देखे होंगे साथियों, जो ये कहते हैं कि आप आज 1000 रुपये लगाओ, 500 रुपये लगाओ, 2000 रुपये लगाओ, और आप देखते हो कि उस ऐप में जब आपने पैसा डाला तो उसमें आपका वो पैसा बढ़ने लगता है। और बढ़ने में कभी वो हो जाएगा, 2 दिन में वो 2000 रुपया डाला आपने तो 5000 हो गया। आपको लालच आ जाएगा, लालच आएगा, फिर आप और बढ़ाएंगे, फिर वो जो है आपका 10 दिन में, 5 दिन में वो कई गुना बढ़ जाएगा। इस तरीके से जब ये ऐसे घटनाएं बहुत हो रही हैं, मेरी जानकारी में कोई इनडायरेक्टली किसी ने मुझे बताया कि एक नोएडा के अंदर या उधर ही कहीं NCR में कोई व्यक्ति जिनके पास अच्छे साधन रहे होंगे, उन्होंने इस तरीके से 9 करोड़ रुपए अपने लगा दिए और फिर वो साइट बंद हो गई। तो मेरा साथियों आपसे कहना है, ये जो साइबर क्राइम है या जो जिस तरीके से ये चीटिंग हो रही है साइबर क्राइम के नाम पे, उसमें आपको अपने कंडक्ट को ज़रूर ध्यान में रखना है। जब हम लालच में फंसते हैं तब हम ऐसे ट्रैप में जल्दी आ जाते हैं। तो आप ये ज़रूर देखिए कि भाई इसके पास कौन सी ऐसी मशीन लगी हुई है कि जो हमारे थोड़े से अमाउंट को या किसी भी अमाउंट को 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में 2 गुना 3 गुना कर दे रहा है। तो फिर ये अपने ही पैसे को क्यों नहीं कर लेते हैं? ये इनके पास कौन सा ऐसा साधन है जिससे, ऐसा कौन सा बैंक है? दुनिया में कोई बैंक नहीं है जो आपका 7 साल 6 साल से पहले पैसे को डबल कर दे, ठीक। तो इस कच्चे लालच में, जो देहाती भाषा में कहते हैं, उसमें मत फंसिए, और नहीं तो आप फ्रॉड के कहीं ना कहीं शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ जब आप फ्रॉड की बात करेंगे साथियों, तो फ्रॉड में फाइनेंशियल गेन
और फाइनेंशियल लॉस होना जरूरी है। चीटिंग में ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम देखते हैं स्कोप का मतलब कहाँ कहाँ ये हो सकता है, इसका स्वरूप कितना बड़ा है। तो मिसकंडक्ट किसी भी जगह पे, किसी ऑफिस में हो सकता है, कोई जैसे कोई किसी भी संस्था के अंदर, मान लिया कोई मंदिर है, मस्जिद है, कोई और इस तरीके का कोई ट्रस्ट है, वहाँ पे जो उसको कंडक्ट करने के रूल रेगुलेशन है उसे किसी ने वायलेट कर दिया, तो वो मिसकंडक्ट की श्रेणी में आएगा। अपराध वाला एलिमेंट उसमें नगण्य होता है, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल सेटिंग में है, ठीक। लेकिन जैसे ही आप चीटिंग में आओगे, मान लिया हम ये संस्थान एजुकेशन का है, यहाँ पे आप परीक्षा कराते हैं, ठीक। कोई आप अपने बच्चों को असाइनमेंट देते हैं, उसमें लोगों ने चीटिंग कर ली, आपस में देख लिया, या आजकल चैट जीपीटी पे बहुत सारा कंटेंट होता है, आपने उसे उठाया और डाल दिया, तो ये चीटिंग है। वेयर व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग इज नॉट यू आर एंटाइटल फॉर, जिस चीज़ के लिए आप एंटाइटल नहीं है उस काम के लिए क्लेम करना इज पार्ट ऑफ चीटिंग, ठीक है। अब हम देखें फ्रॉड। जैसे मैंने बताया ये फाइनेंशियल मैटर में होगा, जहाँ पे बैंक हैं, कोई और आपका पैसे का लेन देन है, या कोई सिक्योरिटीज हो सकती हैं, किसी तरीके के और कोई लैंड के डील्स हो सकती हैं जिसमें पैसे का इन्वॉल्व होगा या फाइनेंस का या बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, वहाँ पे आप उसको फ्रॉड की श्रेणी में रखेंगे। फिर आती है अब इंटेंशन। तो मैंने बताया इंटेंशन मिसकंडक्ट में बहुत लो लेवल की होगी, जिसमें नेग्लिजेंस हो सकता है। बट वो इंटेंशन जो मैंने स्टेज बताई थी, उसमें इंटेंशन या नॉलेज वाला पार्ट नहीं होगा, उसमें ज़्यादा संभावना है कि वो केवल और केवल नेग्लिजेंस तक रहे। लेकिन इंटेंशन जो है, लेकिन एक चीज़ और भी है, कभी कभी जानबूझ करके भी मिसकंडक्ट करते हैं लोग। तो ये नॉर्मल में इंटेंशन नहीं होती है, बट कभी एक्सेप्शनल केस में हो सकता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत क्रिमिनल लेवल के नहीं होते। इसके मुकाबले में चीटिंग के अंदर इंटेंशन जरूर होगी, जिसमें दूसरे को धोखा देना उद्देश्य होगा, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो मोटिव है, वो क्या होगा? धोखा देना, डिसीव द अदर पार्टी। किस लिए? टू गेन अनफेयर एडवांटेज। कोई ना कोई आप जिसके लिए एंटाइटल नहीं है, उसको, उस लाभ को लेने के लिए आप चीटिंग करते हैं। और जो फ्रॉड है, जैसा बताया कि यहाँ भी चीटिंग में भी इंटेंशन जरूरी है और फ्रॉड में भी जरूरी है। यहाँ कोई ना कोई आप धोखा देंगे किसी को, दूसरा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे, पेपर आपने बदल दिया, कोई एंट्री बदल दी, कोई आपने किसी को विश्वास में लिया कि मैं आपको ये कर दूंगा, मिस रिप्रेजेंटेशन फैक्ट दिया कि भाई आप इतना पैसा लगा रहे हैं, हम इतना बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं और हम जो है इससे इतना धन कमाएंगे या हम इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे। तो ये एक ऐसा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट देगा और दूसरी पार्टी उस पर, आपकी बात पर विश्वास करेगी और वो पैसे का ट्रांजैक्शन आपको कर देगी, जिससे आप उसको लाभ लेंगे अपने और दूसरी पार्टी को उससे नुकसान होगा। ठीक, फिर सीवियरिटी क्या है? तो जैसा मैंने बताया, सीवियरिटी में मिसकंडक्ट सबसे लो लेवल पाएगा, इतना सीवियर नहीं होगा। डिसऑनेस्ट बिहेवियर जो है वो मिडिल में आएगा चीटिंग के मामले में, और फ्रॉड हाईएस्ट ऑर्डर का होगा, यानी कि उसकी कॉन्सिक्वेंसी जो है, सीवियरिटी जो है सबसे ज़्यादा फ्रॉड की, उसके बाद चीटिंग की और उसके बाद मिसकंडक्ट की। फ्रॉड में चीटिंग उसका एक तरीके से इंग्रेडिएंट है, कहीं ना कहीं चीटिंग के अवयव आपको मिलेंगे, चूंकि मैंने जो बताया था, जो सिमिलरिटी थी, समानताएं थी, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ नजर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो मिसकंडक्ट में नेग्लिजेंट ऑफ ड्यूटी है, जो आपको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। कानून क्या है? जो हमारे जो एथिकल वैल्यूज क्या हैं, कोई ना कोई वो ड्यूटी बनाती है ना आप पे। आपने कहा कि आपको जो सामान हमने रखा है, या थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मिसकंडक्ट का, कि आपको कोई नॉर्म दिए, मान लिया मैं फोरेंसिक साइंस का ही मिसकंडक्ट बताता हूँ आपको कैसे हो सकता है। वो मिसकंडक्ट ऐसे है कि आपको एक प्रोटोकॉल बनाई, आपको प्रोटोकॉल है कि आपको डीएनए करने के लिए 1 2 3 4 ये स्टेप करने हैं, और आपने उन स्टेप्स को ठीक से अटेंड ही नहीं किया, जल्दबाजी में, या सोचा क्या ज़रूरत है।
आपको कोई ऐसा नहीं है कि किसी को आपको हार्म पहुंचाना है इंटेंशन में, लेकिन आपने वो वायलेट कर दिया तो ये मिसकंडक्ट हुआ। अगर आपने इंटेंशनल किया किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तब वो फिर आ जाएगा चीटिंग में। और अगर उसमें कोई फाइनेंशियल कंसिक्वेंस हुए, किसी ने से पैसा ले लिया आपने, किसी से आपने कुछ और किया, तो फिर क्या होगा, वो फ्रॉड हो जाएगा। ठीक, आपका जैसे उदाहरण मैं जो बता रहा था, जैसे कि आप कोई कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट करते हैं। मान लिया आपने कोई एग्जाम का पेपर सेट किया, खुद आप एग्जामिनर हैं और आपके कुछ स्टूडेंट हैं या कोई आपका कोई नियर डियर है, और उसे आपने पेपर के कुछ 2 क्वेश्चन बता दिए, तो वो क्या हुआ, हो सकता है वो अपराध ना हो, लेकिन वो मिसकंडक्ट तो 100% होगा, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी लूज की है, उसकी खत्म की है। फेलिंग टू अडहियर टू सेफ्टी प्रोटोकॉल, जो मैंने अभी आपको जैसे डीएनए का बताया, या कहीं आप सपोज करिए आप कहीं गनमैन हैं, सिक्योरिटी की आपकी जिम्मेदारी है, और आप वहाँ सो गए और ये आपकी फितरत में है, करे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये आपकी मिसकंडक्ट का पार्ट है। जिस काम को करने के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है उसको ना करना, लेकिन वो उससे किसी को कोई डायरेक्ट नुकसान करने के लिए आप नहीं कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं सोगे कि कोई आदमी आके चोरी कर ले, चोरी कर सकता है वो, अगर आप उसमें कनाइवेंस कर गए तो फिर वो आप अपराध के हिस्सा बनेंगे। ठीक, अब चीटिंग का हम देखते हैं। चीटिंग में जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कॉपिंग, जैसे नकल करना, ये चीटिंग है। यूजिंग अनऑथराइज मीन्स, कई बार क्या है कि आप जो है नकल में, जैसे ये भी हो सकता है कि आप साथी बगल वाले का टीप रहे हो, उसका देख रहे हो। एक यह है कि कोई पर्ची ले गए, मोबाइल ले गए, या कोई और इस तरीके से जो अवैध तरीके हैं उनको प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से जो चीटिंग होती है, चीटिंग में कई बार आपका जो एक्चुअल जो रिजल्ट है उससे आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप चीटिंग करते हैं। आपको आता जितना है, आपने साथी से पूछ लिया, इधर से देख लिया, पर्ची निकाल करके नकल कर ली, तो आपका जो एक्चुअल क्लेम था उससे अब करने के लिए आप चीटिंग करते हैं। चीटिंग का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पहचानने के लिए। अब उदाहरण है, जैसे जो थेफ्ट है, थेफ्ट में कहीं ना कहीं फ्रॉड के एलिमेंट हैं, क्योंकि थेफ्ट में कोई ना कोई आप वैल्यूएबल चुराते हो थेफ्ट में, तो इसलिए वो भी फ्रॉड का एक हिस्सा है या फ्रॉड का एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं। एम्बेजलमेंट, कहीं धोखाधड़ी करना, क्या आपने कोई सामान जो है वो महंगा मंगाया, आपने कोई लैपटॉप मंगाया या कुछ और ऐसी चीज़ मंगाई, कुर्सी मंगाई जो महंगी है, और आपने अपनी कुर्सी से या अपने सामान से उसको बदल दिया, एम्बेजलमेंट कर दिया। ठीक है, घालमाल करना। फाल्सीफाइंग डॉक्यूमेंट फॉर वेरियस फाइनेंशियल बेनिफिट, आपने जो डॉक्यूमेंट थे उनमें सब में जो है फाल्सिफिकेशन कर दिया, सामान आया 1000 रुपये का, उसको दिखा दिया 4000 का, या और इस तरीके के जो है जिससे आप कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन कर सकें। और आपने मान लिया डिपार्टमेंट में किया तो उसमें लॉस किसका हुआ, डिपार्टमेंट का हुआ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे कुछ। अब देखते हैं कि इनके लीगल कंसिक्वेंसेस कैसे डिफाइन होते हैं, या उनके लीगल कंसिक्वेंसेस कैसे होंगे और उनमें आपस में क्या अंतर होगा। तो पहले देखते हैं हम मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट में नॉर्मली जैसा मैंने कहा कि क्रिमिनल साइड में उसमें एक्शन नहीं होता, नॉर्मली वो डिसिप्लिनरी एक्शन में होता है। मान लिया आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, सेंट्री ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस का सिपाही है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है कहाँ पे, कोच पे लगी हुई है, जहाँ पे हमारा आर्म्स एम्युनिशन होता है, पुलिस लाइन में आपने देखा होगा, या कोई और किसी महत्वपूर्ण किसी वीआईपी के यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, पार्लियामेंट में लगी हुई है, विधानसभा में ड्यूटी लगी हुई है, और आप अपनी ड्यूटी को ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, वहाँ मिसकंडक्ट कर रहे हैं, सोते हुए पाए गए, आप एब्सेंट हुए, आप वहाँ है ही नहीं है, तो ये दिस इज ए पार्ट ऑफ योर मिसकंडक्ट, और उसके लिए आपको क्या किया जाएगा, डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। उस डिपार्टमेंटल एक्शन में हो सकता है आपको सस्पेंड किया जाए, हो सकता है आपका कोई और उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके विरुद्ध कार्रवाई हो। तो ये मिसकंडक्ट का पार्ट हुआ। ये जो हमारी चीटिंग है, चूँकि जैसे मैंने बताया ये मामला सिविल मैटर की तरह डील होता है, क्रिमिनल की तरह नहीं, तो उसकी सीवियरिटी कम है, लो है, और इसके जो इम्प्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। हालांकि किसी को अगर आप नौकरी से निकाल दें तो वो इम्प्लीकेशन ज़्यादा है, बट जो हम नॉर्मल मामले में मानते हैं उसमें क्राइम में चूँकि आदमी को जेल जाना पड़ सकता है, ये तो क्राइम को हमेशा हम
सिविल मैटर के कंपैरिजन में थोड़ा हायर साइड में रखते हैं इम्प्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट कई बार मिसकंडक्ट में भी बहुत सीवियर आपको कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। ठीक, फिर है चीटिंग। चीटिंग में हम क्या इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो होगा ये अपने आप में जो चीटिंग है ये अपने आप में कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बट ये पेनल्टी को वो करती है, प्रमोट करती है। कैसे? मान लिया आपने जैसे कोई नकल की और नकल में आप करते हुए पकड़े गए, तो उसमें क्या होगा कि कोई आपको एकेडमिक पेनल्टी मिल गई कि आपको अब इस पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा, या आपको ये सेमेस्टर दोबारा करना होगा, या आप इस एग्ज़ाम से, जैसे अभी आपने सुना होगा एक महिला आईएएस ट्रेनी हैं जो अभी आपने उन्होंने जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे जो उन्होंने नौकरी पाई आईएएस की और वो ट्रेनी में थी, तो बाद में पता चला कि उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट जिसमें उन्होंने 11 बार या कुछ ऐसा अटैम्प्ट किए जो गलत थे, जो परमिटेड नहीं थे, तो फाल्सिफिकेशन के द्वारा उन्होंने किए, ईडब्ल्यूएस के आरोप लगे, बहुत सारे आरोप हैं। तो वो क्या हुआ, वो सारा का सारा किस में आएगा, चीटिंग में आएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फ्रॉड को देखें तो फ्रॉड में क्रिमिनल ऑफेंस तो है ही है, ये इसमें पनिशमेंट भी हायर होगा और फाइन भी इसमें लगेगा। फाइन इधर चीटिंग में भी लगता है, लेकिन फाइन या वो उस साइड में जनरली मिसकंडक्ट में नहीं लगेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि लीगल प्रोविज़न को थोड़ा सा हमारे सेक्शन वाइज में बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि जो हमारे पीनल प्रोविजंस हैं उनमें कैसे इसको रखा गया है। तो मिसकंडक्ट, जैसे मैंने बताया आपको, नॉर्मली मिसकंडक्ट का क्रिमिनल साइड में उतना इम्प्लीकेशन नहीं है, लेकिन कई बार जब हम कोई करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, तो उसमें कुछ कुछ जगहों पे ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे करप्शन के केस रहते हैं, तो करप्शन के केस में अगर बहुत कोई गंभीर टाइप का मामला है तो फिर सीधे सीधे उसमें क्राइम लिखवाया जाएगा। क्राइम लिखवाने के बाद भी आपकी मिसकंडक्ट या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। ये दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं। कई बार आपने क्या है, धोखा दे दिया किसी को, क्रिमिनल भी आप पे किसी ने विश्वास किया और आपने उसको धोखा दे दिया। ठीक, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है। ठीक है, जो पहले 409 और 406 सेक्शन होती थी आईपीसी में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर जो मिसकंडक्ट है उसमें आपने जो कानून है उसका अनुपालन नहीं किया। अरे कोई बात नहीं है, एफआईआर करने कोई आया और आपने कहा कि कल आना परसों आना, तो ये डिसओबीडियंस ऑफ लॉ है, ये मिसकंडक्ट है। अब आप उसमें कोई मुकदमा तो आप लिखोगे नहीं। हालांकि 166A आईपीसी की थी, जिसमें यह था कि अगर कोई रेप का केस पुलिस वाला नहीं लिखता है तो उसके खिलाफ 166A में आईपीसी में मुकदमा होना चाहिए। लेकिन ऐसे मामले अक्सर रजिस्टर नहीं होते, पर प्रोविजंस कई बार होते हैं। हालांकि वो है मिसकंडक्ट, लेकिन उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि वो ऐसी हरकतें ना करे और जो सेक्सुअल एब्यूज की, सेक्सुअल असॉल्ट की जो विक्टिम हैं उनको कोई परेशानी या ऐसी समस्या ना झेलनी पड़े कि लोग केस रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको क्रिमिनलाइज किया गया 2013 में। ठीक है। नेग्लिजेंस हो सकती है। नेग्लिजेंस में आप, जैसे मैंने कहा कि आपको रोड के बाएं चलना चाहिए, ये रूल है, आप चल रहे हैं दाहिने, आप गाड़ी लेकर के चले गए। जैसे अभी कुछ दिन पहले लखनऊ के अंदर गोमती नगर साइड में बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हुए रॉन्ग साइड में आए और एक हमारी पुलिस की अधिकारी थी, उनका इकलौता बच्चा 8-9 साल का वहाँ खड़े थे और वो उस बच्चे को हिट किए और अनफॉर्चुनेटली द चाइल्ड डाइड ऑन स्पॉट। वेरी सैड थिंग। तो ये क्या है, ये है तो क्राइम हो गया चूँकि बच्चे की डेथ हो गई, लेकिन ये अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर आप रॉन्ग साइड में चलते हैं तो वो भी आपका मिसकंडक्ट में होगा, चूँकि आपने जो सेट नॉर्म्स हैं उनको वायलेट किया है। ठीक है। इस पे कई बार कुछ जगहों पे जब मिसकंडक्ट ग्रेव होने लगे तो वहाँ पे उसमें क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है। अलग अलग सेक्शन में जैसे आप कभी देखेंगे तो उनमें बहुत से एक्ट हैं कि जब आपका मिसकंडक्ट का लेवल एक थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस कर जाएगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्राइम। ठीक। चीटिंग को डिफाइन कहाँ किया गया है? सेक्शन 318 में किया गया है। पहले कहाँ था? ये 315 आईपीसी में था। चीटिंग
के अंदर डिसीव होगा, ये हम बात कर चुके हैं। डिसीविंग है इसमें अनदर पर्सन टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी बाय डिसीटफुल मीन्स और प्रैक्टिस। तो चीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कोई ना कोई प्रॉपर्टी को हैंड जो है वो एक्सचेंज करें। जहाँ चीटिंग होगी कोई ना कोई चीज़ हो सकता है, वो टेंजिबल चीज़ हो सकता है वो इनटेंजिबल चीज़ हो। टेंजिबल का मतलब जो चीज़ दिखाई देती है, कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जो इंटेंजिबल हो, ठीक। लेकिन प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन हैंड टू अनदर इज मस्ट इन चीटिंग। इसमें सेक्शन 319 है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। जैसे मान लिया मैं जी के गोस्वामी हूँ, मेरा कार्ड किसी और ने किसी और नाम से बना लिया, तो इम्पर्सोनिफिकेशन में चला जाएगा फिर वो। कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसी तरीके से सेक्शन 320 एंड सेक्शन 321 जो भारतीय न्याय संहिता है, कई बार क्या है कि ये ट्रस्ट के लिए है। ये ट्रस्ट का मतलब जैसे मान लिया सपोज करिए कोई बच्चा है जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है और उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या कोई उसका गार्जियन नहीं है किन्हीं भी कारणों से, और जो भी उसका ट्रस्टी है जिसको गार्जियनशिप दी गई है वो ही उसकी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर दे, ठीक है। या कहीं आप कोई ट्रस्ट बनाए हुए हैं किसी भी तरीके का, वो कोई टेम्पल का ट्रस्ट हो सकता है, कोई और हो सकता है, कोई इवन कंपनी भी हो सकती है। तो वहाँ अगर आप कोई इस तरीके की चीटिंग करते हैं जहाँ पे आपका जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करने की, और वहाँ अगर आप चीटिंग करते हैं तो उसके लिए सेक्शन 320 और 321 उसमें अप्लाई होगी। आप अगर फ्रॉड को देखें तो फ्रॉड एक्चुअली फोर्जरी शब्द से कनेक्ट होता है। फ्रॉड जहाँ पे होगा वहाँ फोर्जरी इनबिल्ट होगी। फोर्जरी में कौन सी सेक्शन है? 336 ऑफ BNS। फोर्जरी के अंदर फ्रॉडुलेंट वाला कहाँ था, याद करिए, सेक्शन 25 में था IPC के अंदर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में फ्रॉडुलेंटली वर्ड जो अभी हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसमें आ गया। तो फ्रॉडुलेंट जहाँ होगा वो कहीं ना कहीं आपको फ्रॉड से कनेक्ट करेगा, ठीक। एंड इट इज़ विद द इंटेंट टू डिफीट द राइट ऑफ अदर पर्सन। आप जब भी आप फ्रॉड करोगे तो दूसरे आदमी का अधिकार को छिन्न भिन्न करोगे, किस लिए? ताकि आप रॉन्गफुल गेन कर सकें और उसको रॉन्गफुल लॉस हो सके, ठीक है। इसमें बहुत सारी सेक्शन अलग अलग होंगी, उसमें हमारी भारतीय न्याय संहिता में भी हो सकती हैं, दूसरे और भी इसमें एक्ट में हो सकती है, करप्शन एक्ट में हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे प्रावधान होंगे जहाँ पे हम फ्रॉड, क्यों? चूँकि फ्रॉड जो है वो धन से जुड़ी हुई चीज़ है। आपने कोई बांध बनाया, कोई और बिल्डिंग बनाई, वहाँ पे आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं। आपने देखा होगा कि जब PIL के माध्यम से भी बहुत सारे फ्रॉड डिटेक्ट हुए हैं। तो फ्रॉड एक बहुत बड़ा आर्थिक अपराध का एक अवयव है, उसका इंग्रेडिएंट है। तो आज साथियों हमने बात की है आपसे 3 शब्दों की, जो काफ़ी विस्तृत मैंने आपसे चर्चा की, और जैसा कि मैंने बताया जल्दी ही हम 1 सप्ताह के अंदर लगभग 10 दिन में अगले हम आपके सामने लेकर के आएंगे एक वृद्ध विस्तार से चर्चा फोरेंसिक मिसकंडक्ट एंड फोरेंसिक फ्रॉड्स। तो इसके साथ ही आपने हमारे कार्य को बहुत सराहा है। ये जो हमारा प्रयास है आप तक सही जानकारी देना कानून के और फोरेंसिक के बारे में, आपका अधिकारों को बेहतरीन बनाना, मजबूत बनाना, ताकि हमारी न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ हो और हमारा देश आगे बढ़े। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारा चैनल डॉक्टर जी के गोस्वामी IPS का भरपूर उपयोग करें, अपने साथियों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें और उसको सब्सक्राइब करें। ये एक निःशुल्क सुविधा है जिसमें हम आपके साथ होते हैं इन सब जानकारियों के साथ। तो अगले मुलाकात तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।